बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो एक हाइब्रिड निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है उसका एक और मरहला तय कर लिया। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला किया था कि अदलिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, जिसके बारे में सबने कहा कि इसको रोका जाए, वकला तंजीमों ने कहा कि इसको रोका जाए, इवन जो सीनियर वकला हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे। मीडिया भी ये कह रहा था कि ये गलत होने जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़ है और उस मुतनाज़ तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर मनपसंद जजेस लाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मनपसंद जजेस पहुंचाए गए हैं। दो सीनियर तरीन जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये दोनों चीफ जस्टिस से भी सीनियर हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस तीसरे नंबर पे थे। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में उनको लाकर चीफ जस्टिस लगा दिया गया। अब उन दोनों ने भी मना किया था कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस याया अफरीदी ने किसी की बात नहीं सुनी और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। हामिद खान साहब ने तो यहां तक कह दिया कि चीफ जस्टिस को कोई शर्म नहीं है, ये अपने सीनियर जजों की बजाय हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि डोगर कोर्ट बनाई जा रही है और ये जजेस ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, उन्हें ये लगता है। लेकिन इन जजेस को अब निकाला कैसे जाएगा, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया ना। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस पहुंचा दिए गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचा दिए गए हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां पे जजेस पहुंचा दिए गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, पहुंचा दिए गए हैं, बाहर से ट्रांसफर करके भी वहां पे ले गए हैं जजेस को। तो ये जिस तरह से जजेस पहुंचे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसी आईनी तरमीम के जरिए से जजेस पहुंचाए गए हैं। जो अब तक के जज पहुंचाए गए हैं उनकी मैं आपको नाम भी बता देता हूं, थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज के तौर पे तैनाती की मंजूरी दी गई और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बाइकआउट किया। अच्छा जी, इसके अंदर हुआ यह है कि 6 जजेस अभी पहुंच गए हैं, 2 जजेस जो है वो मजीद पहुंचाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब चीफ जस्टिस को सबने मना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया और एलामिया जो जारी किया गया है उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने की और 6 जजों की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े शिकवे हैं उनके साथ, और वो ये कहते हैं हमारे सारे केसेस में इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, तो आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन पंवर और हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट जज की उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, नॉर्मली ये होता ये था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सामने आकर खड़ी हो जाती थी जब भी पाकिस्तान में कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम होता था, और जो भी चीजें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ट्रिगर की जाती थी तो उसका रास्ता रोकने के लिए हमेशा अदालतें मुतारिक होती थी। लेकिन इस मरतबा उल्टी गंगा बह रही है। हुआ यह है कि आसमा जहांगीर ग्रुप एक हुआ करता था जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप था। तो जब तक आसमा जहांगीर जिंदा थी तो वो अपने ग्रुप की ताकत से कोशिश करती थी कि रास्ता रोका जाए लाकानूनियत का या गैर आईनी हथकंडों का या अदलिया की आज़ादी को ना छीना जाए। फिर ये मामला चला गया एहसन भून साहब के हाथ में, ये मामला चला गया कंप्रोमाइज वकला के हाथ में, यानी आदम नजीर तारड़ साहब को आप देख रहे हैं, बाकी और बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों ने किया ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मिल गए, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला एलिमेंट तो हो गया खत्म। अब जब ये खत्म हो गया तो फिर कोई रास्ते में रुकावट थी ही नहीं। वकला जो है वो परेशान है कि ये हमारी क्यादत कर क्या रही है। अब उसके नतीजे में तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी के जजेस पहुंचा दिए गए हैं। यानी ये फैसला किया गया था कि अदालतों को पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। अब जिन जजेस के नाम आ रहे हैं उनके बारे में ये बात मशहूर है या उन जजेस के बारे में अक्सरियत की राय है कि ये कंप्रोमाइज्ड जजेस हो सकते हैं और इनका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी है और ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जज हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई कि अदालतों में जजेस अपने होने चाहिए। यानी काफी अरसे से मैं आपको कह रहा हूं ना कि 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट का मुतालबा बार बार किया जाता है और ये होना चाहिए। तो मैं आपको यकीन से एक बात कहता था कि जब भी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट में जाएगी तो फैसला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आएगा और ये कहा जाएगा कि ये तरमीम आइन से मुतसादिम है, लिहाजा ये तरमीम कायम नहीं रह सकती और ये तरमीम खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपका आईनी बेंच भी खत्म हो जाएगा, जो गलत आयनाती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें वापस चली जाएंगी।
लेकिन अब जो जजेस पहुंचा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये खबर भी मैंने आपको कुछ अर्सा पहले दी थी कि जब ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा दिए जाएंगे तो उसके बाद बेशक फुल कोर्ट बिठा ले। अब ये 6 जजेस पहुंच गए हैं। अब जब भी जस्टिस याह्या अफरीदी फुल कोर्ट के अंदर ले जाएंगे 26वीं आईनी तरमीम का मामला, तो ये ऑटोमेटिकली वन गो के अंदर हुकूमत के हक में फैसला हो जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम कायम रहेगी। अब 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कैसे किया जा सकता है? एक तो वकला ने एहतजाज किया, पहले उस पर बात कर लेते हैं। वकला ने कॉल दी थी एहतजाज की, तो वकला डिवाइड हो गए 2 हिस्सों में। एक वो वकला है जो बेनिफिशरी है इस पूरे सिस्टम के, और दूसरे वो हैं जो एहतजाज करना चाहते हैं, जो तंग है। नौजवान वकला की बड़ी तादाद इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह होते हुए देख रहे हैं कि अदलिया के साथ हो क्या रहा है। पूरा हुलिया अदलिया का बिगाड़ कर रख दिया है और अदलिया को कंट्रोल में दे दिया है मुंतखब नुमाइंदों के। यानी एमएनए फैसला करेंगे कि अदालत के साथ करना क्या है, किसको लेकर आना, किसको नहीं लेकर आना। ये मामला अब चला गया है पार्लियामेंट के हाथ में कि वो जजेस को तैनात करेगी। वो लोग जिनके केसेस जजेस सुनते थे, अब वही लोग जजेस को लगाएंगे। तो ये तबाही होते हुए भी नौजवान वकला देख रहे हैं और उनके अंदर एक रद्द अमल मौजूद है। अब इस बात पे आ जाए कि वकला की तहरीक कितनी कामयाब थी आज के दिन में। तो एहतजाज तो था, एक टोकन एहतजाज था। वकला पूरे पाकिस्तान से आए थे लेकिन बड़ी तादाद में नहीं थे। वकला ने जोर लगाया। ILF के वकला जो हैं वो ज्यादा थे तादाद में, वो भरपूर काम कर रहे थे, लेकिन जो तंजीमें हैं, जो बाहर से, उनकी जानिब से कोई तगड़ा एहतजाज नहीं हुआ। रेड जोन के रास्ते बंद किए गए। ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियां हैं उनके अंदर सादा कपड़ों में अफराद को बिठाकर जजेस तैनात किए गए हैं। यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सादा कपड़ों में बंदे बिठाए हुए हैं जगह जगह पे राहदारियों में कि कोई मसला हो जाए तो हम यहाँ पे एक्टिविटी कर देंगे या एक्टिविटी को रोक देंगे, बंदे पकड़ लेंगे हम। तो सादा कपड़ों में मलबूस अफराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में मौजूद थे। दूसरा, कंटेनर्स लगाकर जजेस तैनात किए गए हैं। ये भी पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है। ये जमहूरी तो नहीं है ना, ये जो है वो रूल ऑफ लॉ या आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी नहीं है। तो क्योंकि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ सकता था, लिहाजा बंदोबस्त करते हुए पहले कंटेनर्स पहुंचाए गए, रस्ते बंद किए गए। कंटेनर्स लगाने के बाद फिर जजेस को तैनात किया गया। निजाम काफी डरा हुआ है लेकिन वो अपना काम लगातार करते चले जा रहे हैं। अब क्या 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो सकती है? क्या ये सारी चीजें वापस हो सकती हैं? तो जवाब है, अदालत से 26वीं आईनी तरमीम के वापस होने के इम्कानात अब तकरीबन खत्म हो गए हैं। अब अदालत से नहीं हो सकता। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप क्या कहेंगे कि फुल कोर्ट बिठा दे। जैसे ही फुल कोर्ट बैठेगा होगा क्या? फुल कोर्ट के बैठते ही ज्यादा जजेस याह्या अफरीदी साहब के साथ इसलिए हो जाएंगे कि नए जजेस लाए गए हैं और मर्जी के जजेस लाए गए हैं। लिहाजा वहां पे तो अब इम्कान नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाए। तो दूसरा रास्ता क्या है? या तो फिर कोई ऐसा बेंच बने जिसके अंदर नए जजेस को शामिल ना किया जाए या उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो इस सारे खेल के बेनिफिशियरी हैं। लेकिन ऐसा बेंच बनेगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो होगा क्या? अब 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करने के 2 ही तरीके रह गए। एक, या तो वकला तहरीक चले, बड़ी तगड़ी तहरीक चले जैसे पहले तहरीक चली थी, सियासी जमातें उसका साथ दें, पूरा जोर लगाए अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए, और फिर मजबूर करें इस निज़ाम को घुटने टेकने पर, जैसे इस निज़ाम को 2009 में घुटने टेकने पर मजबूर किया था पॉलिटिकल पार्टीज ने और वकला ने मिलकर, और उसके बाद जजेस की बहाली हुई थी और जो डोगर कोर्ट है वो खत्म हो गई थी और जितने PCO जजेस हैं वो चले गए थे। एक तो फार्मूला ये है, और ये भी होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि पहले एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा साथ खड़ा हुआ था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ और वकला के साथ, तो इसलिए वो तहरीक बन गई थी। और दूसरी चीज ये है कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने अंदरूने मुल्क से बैरून मुल्क से बहुत फंडिंग की थी वकला को, ठीक ठाक पैसा पहुंचाया गया था वकला को, हत्ता कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वकील नहीं थे उन्हें भी काले कोट पहनाए गए और शामिल किया गया वकला के साथ। तो इस तरह से पहले ये पूरी एक तहरीक चलाई गई थी। क्या वकला अपनी ताकत पे पूरी एक तहरीक चला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वकला की तंजीमें जो है वो तकसीम का शिकार है। हुकूमत इतना ज्यादा नवाज रही है कि वकला की तंजीमें खड़ी नहीं हो रही, वो अपने मफादात अपने फायदे ले रहे हैं। लिहाजा वकला की तहरीक का एक रास्ता है, क्या ये चलेगा? तो मुमकिन नहीं लगता। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाए, कोई बड़ी तगड़ी अवामी तहरीक चली जाए और वो तहरीक इतने जोरदार तरीके से चले और अंदरूनी और बैरूनी दबाव इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन करवाना पड़ जाए। और अगर पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन हो गया तो ये सब जानते हैं कि ये वाली जमातें तो किसी भी इलेक्शन में अगर वो फ्री एंड फेयर ना भी हुआ तो ये जीत ही नहीं सकते। लेकिन इससे पहले भी धांधली वाला इलेक्शन करवाया, ये हार गए थे। अब अगर दोबारा भी ये धांधली वाला इलेक्शन करवाएंगे ये फिर भी हार जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है, क्योंकि अब जो बाइडन इनके सर के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के सर पे अब जो बाइडन नहीं बैठा हुआ जो सहूलतकारी करे जैसे कि उसने पहले सहूलतकारी की थी, तो जो बाइडन की गैर मौजूदगी में अगर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो जाती है अगले 1 साल में, 6 माह में, या जब भी 2 साल में, जब भी, तो फिर ये 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए।
لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے گی اسے یہ 26ویں آئینی ترمیم سوٹ کرے گی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی حکومت پورے نظام کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور ہر حکومت یہ چاہے گی کہ اس کو کنٹرول کرے۔ لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سیاسی جماعتیں مل کر ختم کریں، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق ہے، اور جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی اس خواہش کے مطابق ہے کہ جو بھی آئینی معاملات ہیں وہ ایک ایسے بینچ کے اندر جائیں جو بینچ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہو۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک ایکسٹینشن ہے، یعنی ان کی مدت ملازمت 5 سال کر دی گئی ہے۔ اگر سپریم کورٹ میں کوئی درخواست چلی جاتی ہے اور وہ سپریم کورٹ کا ریگولر کوئی بینچ سنتا ہے تو امکانات ہے نا، ہو سکتا ہے وہ کہے جی نہیں، مدت ملازمت 3 سال ہی رہے گی، لیکن اگر آئینی بینچ میں جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ جیسا چاہے گی ویسا فیصلہ لے لے گی۔ تو ناظرین، وکلا کا احتجاج ایک میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے ابھی اتنی امید پیدا نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ ایک تحریک بڑی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک پہلو ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے اندر کوئی انقلاب جیسی کیفیت یہ آ جائے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہونے ہیں، کیونکہ اب رستہ کوئی رہ نہیں گیا۔ اس سسٹم نے سارے رستے جو انصاف اور قانون کے تھے وہ بند کر دیے، اس سسٹم نے پارلیمان کے سارے رستے بند کر دیے، اس سسٹم نے جمہوریت کے سارے رستے بند کر دیے۔ اب ایک ہی رستہ رہ گیا عوام کے پاس۔ آہستہ آہستہ اتنا عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا جتنا عوام کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا حسینہ واجد نے۔ حسینہ واجد نے بھی سارے رستے بند کر دیے تھے۔ وہ پولیس کو کنٹرول کر رہی تھی، فوج کو کنٹرول کر رہی تھی، عدلیہ کو کنٹرول کر رہی تھی، پورے نظام کو اس نے قابو کیا ہوا تھا، جس کو اشارہ کرتی تھی وہ دہشت گرد کہہ دیتی تھی۔ تو ہر چیز کو قابو کرنے والی حسینہ واجد نے جب سارے رستے بند کیے تو جو آخری رستہ عوام کے پاس بچا تھا وہ یہی تھا کہ وہ پھر انقلاب لے کر آئیں اور بڑی احتجاجی تحریک چلائیں، اور انہوں نے وہ تحریک چلائی، اس کے اندر خون بھی بہہ گیا بدقسمتی سے، لیکن بنگلہ دیش کی جان چھوٹ گئی حسینہ واجد سے۔ اب پاکستان اسی طرف جا رہا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان اسی طرف جا رہا ہے کیونکہ کوئی اور رستہ بچ نہیں رہا لوگوں کے پاس۔ لوگوں کو الٹیمیٹلی باہر نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا اور اپنا حق واپس لینا پڑے گا، اور لوگوں کو دبانے کے لیے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ خبر پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے تو اس کو عامر مغل صاحب نے رپورٹ کیا، اس کے بعد اس کو دیگر جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا۔ یہ واقعہ کوٹ ادو چوک سرور شہید کا ہے۔ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ پولیس کے ریڈ کے دوران غلہ منڈی کے صدر اور سابق چیئرمین یاسر مان یہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کے اوپر بھی ریڈ کی گئی کہ آپ نے پرامن احتجاج کیوں کیا۔ ابھی کل ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا جب ان کے گھر کے اوپر ریڈ کی گئی، ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو اسی طرح ابھی یہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، سابق چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہاں کے غلہ منڈی کے صدر، یہ غلہ منڈی کے ویسے بھی صدر ہیں اور تحریک انصاف کے اچھے رہنما اور کارکن تھے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ریڈ کے دوران ان کے گھر اور باہر کھڑی کئی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ اہل خانہ کے مطابق پولیس نے ایک لڑائی جھگڑے کے معاملے پر غیر قانونی ریڈ کیا، اور ایم عالم روڈ اس وقت کئی گھنٹوں سے بند ہے، یعنی وہاں پہ کوئی روڈ بھی بند ہے۔ تو یہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک معاملے میں پولیس نے غیر قانونی ریڈ کر دیا ان کے اوپر، اور غصہ اس بات پہ تھا کہ ان کا تعلق کہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اب عامر مغل صاحب کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پٹواریاں دی ماں آ گئی ہے، ایک اور نوجوان کھا گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کے ایما پر پنجاب پولیس کے ہاتھوں تحریک انصاف کا ایک اور نوجوان شہید، چوک سرور شہید۔ پولیس ریڈ میں مقامی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صدر غلہ منڈی یاسر مان کا انتقال ہو گیا۔ اہل علاقہ کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ جناب ایک اور سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے کچھ پیغامات بھجوائے ہیں، اور ایک تو پیغام عمران خان صاحب کا علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے نام ہے، اور یہ پیغام میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب فیصلہ کریں کہ وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ انسانیت، جمہوریت اور رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھجوایا۔ ایک اور عمران خان صاحب نے مطالبہ بھی کیا جو ان کے وکیل نے بتایا کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ سروے کروائیں اور وہ یہ دیکھیں کہ عوام کس طرف کھڑی ہے اور عوام کیا چاہتی ہے۔ لیکن سروے تو 8 فروری 2024 کو ہی ہو گیا تھا۔ پاکستان کے تمام ادارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جو عوام چاہتی ہے اس میں ان کا فائدہ نہیں ہے، ان کا نفع نہیں ہے۔ وہ اپنے ذاتی فائدے اور مفاد کے لیے ملک اور عوام کی خواہش کو سائڈ پر رکھ کے وہ کچھ کر رہے ہیں جو انہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے، جس کی اجازت انہیں آئین اور قانون نہیں دیتا۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آئینی ترمیم میں بھی پاکستان کی ایجنسیوں نے ایم این ایز کو، ان کے خاندانوں کو اٹھایا، اغوا کیا، اسمبلی کے اوپر دھاوا بولا، پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھس گئے، وہاں جا کے ایم این ایز کو مارا کٹا، یہاں سے گرفتاریاں کی۔ یہ سارے کام پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیے، اور وہ اس لیے کیے کہ وہ ایک متنازع آئینی ترمیم لا کر اپنے فائدے کرنا چاہتے تھے اور پوری عدلیہ کو یرغمال بنا کر کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔
इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था आर्मी चीफ को, एक पहले लिखा था, उसकी इंटेंसिटी जरा लो थी, फिर एक और खत लिखा जो जरा हाई पोटेंसी का था, और अब इमरान खान साहब आर्मी चीफ को एक और खत लिखने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो चार्जशीट है वो लंबी होती चली जा रही है आर्मी चीफ के बारे में, या आर्मी चीफ को लिखे जाने वाले खतूत के अंदर। अब इमरान खान साहब ने अगर बराह रास्त चीजों को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ मुंसलिक कर दिया या उस तरफ मोड़ दिया तो मुश्किल बड़ी बढ़ जाएगी और आलमी सतह पर एक दबाव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो इमरान खान साहब लिखते हैं या बोलते हैं ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती है। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रही है। तो इमरान खान साहब एक खत और लिखने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने पिछले अपने खत के अंदर ये कहा था कि आर्मी चीफ जो है वो सर्वे करवा कर देख लें। तो फिर मैंने एक सर्वे करवाया था, ये सर्वे मेरे पास मौजूद है, बल्कि मैंने इसकी रिपोर्ट भी शेयर की है सोशल मीडिया पे, और ये हमने एक्स के ऊपर सर्वे करवाया था ताकि पता चले कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा उसके ऊपर लोगों की राय क्या है। तो जनाब ये है वो सर्वे। मैंने सवाल पूछा था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत में जो 6 नकात लिखे, क्या आप उनसे इत्तफाक करते हैं? तो इसमें एक ऑप्शन था हाँ का और एक ऑप्शन था नहीं का। इत्तफाक करते हैं तो हाँ पे क्लिक करें, इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऊपर क्लिक करें। तो इसमें 18,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाले, और ये चंद घंटे का पोल था, मैंने लंबा पोल भी नहीं करवाया कि ज्यादा लोग वोट डाले, लेकिन ये 18,000 वोट भी बहुत बड़ी तादाद में वोट है। आपको आइडिया हो जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो यहां पे जो रिजल्ट आया वो ये है कि 95% लोग कहते हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा उसके अंदर जो 6 नकात लिखे हम उनसे इत्तफाक करते हैं। हाँ, हम उनसे इत्तफाक करते हैं। 95% लोग ये कह रहे हैं, 95%, और 5% लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा उसके अंदर जो 6 नकात थे हम उनसे इत्तफाक नहीं करते। इमरान खान साहब ने 90% का दावा किया था, लेकिन यहां पे पाकिस्तान के अवाम ने बताया कि नहीं, 95% लोग इमरान खान के साथ इस मामले में खड़े हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई अब बढ़ती जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने अब डीप स्टेट से निकलना है। अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है वो ये फैसला कर चुकी है कि डीप स्टेट से जान छुड़ानी है। ये नहीं होगा कि अमेरिका में हुकूमत वो बने या बंदे वो आए जिन्हें CIA लाना चाहे, जिन्हें FBI और ये पूरा उनके कंसोर्शियम एजेंसियों का वो लाना चाहे। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो मुदाखलत करते हैं, कोशिश करते हैं इसकी हुकूमत बने उसकी हुकूमत बने, यहाँ पे ये कोशिश करते हैं। वहां पे अमेरिका में भी ऐसे ही होता था। तो अमेरिका ने तो कंट्रोल कर लिया काफी हद तक। अब डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी सदर है जो पहले तालीम के मामले पे पूरा एक ऑडिट करवाने जा रहे हैं और अखराजात और फंडिंग की तहकीकात करवाने जा रहे हैं, और उसके बाद इलन मस्क के जरिए से, क्योंकि इलन मस्क ने ये करना है, जो एक्स का मालिक भी है और स्टारलिंक का भी मालिक है, टेस्ला भी उसकी है पूरी कंपनी। तो अब इलन मस्क के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिकी अफवाज के या उसकी जो अमेरिकी एजेंसियां हैं उनके अखराजात और उनकी फंडिंग की भी तहकीकात करवाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इलन मस्क सैकड़ों अरब डॉलर्स का पर्दाफाश करने जा रहा है। ये होने जा रहा है जी अमेरिका में। अमेरिका अगर ये कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। और पाकिस्तान की बका भी इसी में है कि पाकिस्तान जो इजाफी अखराजात हैं उनको बंद करे और जो इजाफी एक्टिविटीज हैं उनको भी बंद करे। देखें ना किस तरह अदलिया पे काबू किया गया है, लेकिन ये होना नहीं है। देखिए ये चीजें नेचुरल नहीं है, ये ऐसे चलेगा नहीं। आप कितना चला लेंगे, इसको घसीट लेंगे थोड़ा सा। एक्चुअली ये एक मार्शल लॉ का टाइप है कि कानून को कंट्रोल कर लो, अदलिया को कंट्रोल कर लो, पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लो, मीडिया को कंट्रोल कर लो, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लो, अवाम को दबा लो, महंगाई को महंगाई ना कहो। ये बड़ी अजीब चीज है ना। मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि खबरें कैसे छपवाई जा रही हैं और कैसे वो छप रही हैं, कैसे इश्तिहार लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने अगले वीडियो में रख दूंगा। लेकिन जो कंट्रोल्ड निजाम होता है ना, जब आप उसको जमहूरियत का लिबादा पहनाते हैं तो काम चलता नहीं है। या तो डायरेक्ट आए आके मार्शल लॉ लगाएं ताकि अवाम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद करे। जमहूरियत के लिबादे के अंदर जो मार्शल लॉ है ये चल नहीं सकता, दुनिया में कहीं नहीं चलता, पाकिस्तान में भी नहीं चलेगा। ये थोड़ी सी मौजें हैं, ये किसी वक्त भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक की कोशिश दोबारा से शुरू कर चुके हैं। देखें वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, या अपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बनता है या नहीं बनता। लेकिन कुछ भी हो, अवामी रद्द-ए-अमल एक दिन आना ही आना है और बड़ा जोरदार तरीके से आना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।